सेठ धनीराम का नाम शहर में किसी परिचय का मोहताज नहीं था। दौलत की अगर माप होती तो शायद उनकी गिनती देश के सबसे अमीर लोगों में होती। नकद, जमीन जायदाद, गहने और बैंक बैलेंस, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी थी, वो भी सिर्फ आयकर से बचने की एक तरकीब के तौर पर। असली खजाना तो उन्होंने आजादी से अपने पास ही रख छोड़ा था। उनके 3 बेटे थे, पंकज, प्रवीण और प्रेम। सभी के अपने परिवार थे, पोते पोतियां जवान हो चुके थे। 75 वर्ष की उम्र में धनीराम का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। दुबले, बीमार और थके हुए वे अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। व्यापार की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटों को सौंप दी थी। अब ज्यादातर वक्त वह आराम करते या बगीचे में धीमे धीमे टहलते रहते। हालांकि उनकी काया भले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन उनकी आवाज में अब भी वही पुराना दम था। जब जब बेटों ने संपत्ति के बंटवारे की बात की, उन्होंने गरजती आवाज में सबको डांट दिया। पत्नी प्रभा देवी ने भी कई बार कहा, अब उम्र हो चली है, जायदाद बांट दो, पर वे नहीं माने। उन्हें डर था कि बंटवारे के बाद उनके बेटे कभी साथ बैठना तो दूर, एक दूसरे की सूरत देखना भी गंवारा नहीं करेंगे। पीठ पीछे तीनों बेटे कुड़कुड़ करते, क्या पिताजी सब कुछ साथ लेकर जाएंगे? बांट दे तो अच्छा है, नहीं तो लड़ाई तो तय है। समय बीतता गया, 2 साल और गुजर गए। धनीराम की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। अस्पताल और घर का चक्कर चलता रहा। फिर एक दिन बीमारी के हाथों वे हार मान गए। उनकी मृत्यु की खबर पूरे घर में सन्नाटा ले आई। प्रभा देवी पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। रात के 8 बजे उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया। अगली सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार तय हुआ। 2 बेटे, पंकज और प्रवीण, वहीं मौजूद थे, जबकि तीसरा बेटा प्रेम व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर में था। प्रेम को जैसे ही खबर मिली, उसने साफ कह दिया, पिताजी का अंतिम संस्कार मेरे आने के बाद ही होगा। सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर वह 10 बजे घर पहुंचा। वहां पिताजी की पार्थिव देह के सामने दोनों भाई रोने का नाटक कर रहे थे। पंकज ने कहा, प्रेम, जल्दी कर, पिताजी के अंतिम दर्शन कर ले, अब तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। प्रेम कुछ पल शव के पास खड़ा रहा, फिर शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, दर्शन हो गए भैया, अब जरा ये बताइए कि संपत्ति के कागज कहाँ हैं? पंकज चौंका, अरे, पहले अंतिम संस्कार कर लेते हैं, उसके बाद बैठकर बात कर लेंगे। भागे नहीं जा रहे हैं कहीं? प्रवीण ने भी हामी भरी, सब कुछ आपसी सहमति से होगा, चिंता मत कर। लेकिन प्रेम मानने को तैयार नहीं था। अंतिम संस्कार 1 घंटा देर से भी हो जाएगा तो कौन सी लाश सड़ जाएगी? पहले ये बताओ कि मुझे कितनी दौलत मिलने वाली है? अब पंकज का सब्र जवाब देने लगा, 3 भाई हैं, तो बंटवारा भी 3 हिस्सों में होगा। ये कौन सी नई बात है? इतना सुनते ही प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओह, तो अब बराबरी की बात हो रही है। अच्छा, व्यापार कौन संभालता था? टूर कौन करता था? किसने दिन रात एक करके इसे चलाया? तुम दोनों ने तो बस मजे किए, और अब चाहते हो सब कुछ बराबर। घर का माहौल गंभीर से तनावपूर्ण हो चुका था। जिस देह के पास बैठकर बेटों को शांति और श्रद्धा से विदाई देनी चाहिए थी, वहीं अब लालच और स्वार्थ का घिनौना नाच हो रहा था। प्रभा देवी एक कोने में बैठी यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, धनीराम की मौत पर नहीं, बल्कि इस जिंदा स्वार्थ के तांडव पर। प्रेम की आवाज घर की दीवारों से टकरा रही थी, मैं व्यापार के लिए शहर शहर घूमता हूँ, और तुम दोनों कुर्सी पर बैठकर किताबें काली करते हो। तुम्हें क्या पता दौलत कैसे कमाई जाती है? उसकी बात सुनते ही पंकज भी उखड़ गया। हो, तो तुम सोचते हो मैं बस बैठा रहता हूँ? मैं टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज की बारीकियां देखता हूँ। मैं ये ना करूं तो तुम्हारी कमाई भी सरकार खा जाए, मेरे बिना तो सब डूब जाए। असली मेहनत तो मैं करता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए।
अब प्रवीण भी भड़क उठा, और अगर मैं फैक्ट्री में खड़ा होकर सब न संभालूं तो ये सारा व्यापार ही नहीं चलता। असली नींव तो मैं हूं, तो मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। तीनों अब सिर्फ बहस नहीं कर रहे थे, जैसे युद्ध छिड़ गया हो। अंत में बात यहाँ तक पहुंच गई कि तीनों ने ऐलान कर दिया, पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, फिर अंतिम संस्कार। प्रभा देवी एक कोने में अपने पति की मृतदेह के पास बैठी थीं। उनकी आंखें सूखी थीं, लेकिन दर्द गहराई में उतर चुका था। उनके बड़े भाई किशन लाल जी से ये सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे नालायको, पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार तो कर लो। सबको बस जायदाद चाहिए। कोई यह नहीं सोच रहा कि माँ पर क्या गुजर रही है। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि माँ क्या चाहती हैं। प्रवीण ने मामा को हल्के में लेते हुए कहा, मामा जी, माँ को हम जैसा कहेंगे वो वैसा मान जाएंगी। अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हिसाब किताब कर लेते हैं। किशन लाल जी गंभीर हो गए। बेटा, पहले फर्ज निभाओ। विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्र का धर्म है। पहले अपने पिता को सम्मान दो, फिर अधिकार मांगो। लेकिन प्रेम अब और भी आग बबूला हो चुका था। सब लोग ध्यान से सुन लो। बंटवारा तो आज ही होगा, अभी और यहीं। अंतिम संस्कार के बाद पता नहीं किसका मन बदल जाए। मैं अपना हिस्सा अब जानकर ही रहूंगा। अब घर एक दंगल में बदल चुका था। कोई रिश्तेदारी, कोई मातम, कोई मर्यादा बाकी नहीं बची थी। इसी बीच प्रभा देवी उठीं और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने अपने भाई किशन लाल को अंदर बुलाया। उधर बेटे इतने बेकाबू हो चुके थे कि अपने वकीलों को बुला लिया। घर, जो कभी हंसते खेलते परिवार का बसेरा था, अब कोटक चहरी की आहटों से गूंज रहा था। किसी को ध्यान नहीं था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है। शव अब भी वैसे ही पड़ा था, जिसे श्मशान ले जाने में देरी हो रही थी। रिश्तेदारों के चेहरों पर चिंता और शर्म दोनों दिखाई दे रही थी। तभी एक गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। कुछ लोग उतरे और बिना कुछ कहे धनीराम की पार्थिव देह को उठाने लगे। प्रेम चौंका, अरे, कौन है आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पिताजी को? किशन लाल जी कमरे से बाहर आए और तेज आवाज में बोले, खबरदार, कोई इन्हें रोकेगा नहीं। ये सरकारी अस्पताल से आए हैं। इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। तीनों बेटे हक्के बक्के रह गए। क्या? माँ ने बुलाया? पंकज ने अविश्वास से पूछा। किशन लाल जी ने अब उनके सामने सच्चाई का आईना रखा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे झगड़े से तंग आकर तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि उनके पति का अंतिम संस्कार तुम जैसे बेटों से नहीं होगा। उनका शरीर अस्पताल को दान कर दिया गया है। और रही बात दौलत की, तो उसका निर्णय भी तुम्हारी माँ कर चुकी हैं। तीनों बेटों के चेहरे सफेद पड़ गए, जैसे किसी ने उनके पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। धनीराम की अंतिम विदाई अब एक चेतावनी बन चुकी थी कि दौलत से बड़ा होता है सम्मान और फर्ज। तीनों बेटे और उनकी पत्नियां घबराकर दौड़े दौड़े माँ के कमरे में पहुंचे। पंकज गुस्से में चीखा, माँ, आपसे पूछे बिना आपने पिताजी के शरीर को अस्पताल को दान कर दिया। आपने ये फैसला कैसे कर लिया? प्रेम भी तमतमाया हुआ बोला, और वो सारी दौलत, उसके बारे में भी कोई बात नहीं की आपने। हमें तो बताइए, आप करना क्या चाहती हैं? तीनों बेटे एक के बाद एक सवाल दागते जा रहे थे, लेकिन प्रभा देवी एकटक छत की ओर देखे जा रही थीं। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई शब्द। पंकज को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह धीरे से माँ के पास गया, उनके कंधे को हिलाया, और उस पल उनकी गर्दन एक ओर झुक गई। प्रभा देवी भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थीं। घर में सन्नाटा पसर गया। बेटे और बहुएं हैरान परेशान खड़े रह गए, जैसे समय थम गया हो। तभी पंकज की नज़र माँ के तकिए के पास रखे एक कागज पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। माँ की आखिरी चिट्ठी। मेरे लालू, जिस पिता ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की,
जिसने दिन रात मेहनत करके दौलत कमाई, उसका शव आज कई घंटों से घर के आंगन में अंतिम संस्कार के इंतजार में पड़ा है। इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे अंतिम समय में तुम इस तरह बंटवारे को लेकर लड़ोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि अब मैं, तुम्हारी माँ प्रभा देवी, तुमसे वो अधिकार छीन रही हूँ। तुम्हारे पिताजी का शरीर अब किसी जरूरतमंद के काम आएगा। मरते मरते भी वो किसी को जीवनदान दे जाएं। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। और जहां तक दौलत की बात है, उस दौलत पर अब कानूनन मेरा हक था, और मैं उस हक का प्रयोग करते हुए सारा पैसा शहर के वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में दान कर चुकी हूँ। आज ही, अभी के अभी, हमारे जॉइंट अकाउंट से सारी रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। अब वह दौलत उन लोगों के काम आएगी जिन्होंने कभी कोई लालच नहीं किया। अब मेरा भी समय आ गया है तुम्हारे पिताजी के पास जाने का। प्रभा देवी। पत्र पढ़ते पढ़ते तीनों बेटों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी बहुएं सन्न थीं और चेहरे पर पश्चाताप का भाव। सभी जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगे। अब माँ और पिता दोनों जा चुके थे और पीछे बचा था सिर्फ पछतावा। कुछ ही देर में अस्पताल से दूसरी एम्बुलेंस आई और प्रभा देवी का पार्थिव शरीर भी सम्मानपूर्वक अस्पताल ले जाया गया, वहीं जहां उन्होंने अंतिम निर्णय लिया था। ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।